तो ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि जिस तरह से आपने सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा, स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा, उसी तरीके से बच्चों आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म होता है पैराबोला का भी। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालें, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का क्या पैरामीट्रिक फॉर्म होता है वो आपको समझना होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म आपने किस तरह से पढ़ा था, सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म आपने किस तरह से पढ़ा था। सभी बच्चों को याद होगा कि अगर किसी सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म होता है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर स्ट्रेट लाइन पर हम पैरामीट्रिक फॉर्म लिखते हैं तो कोई उसका जो पॉइंट होता है, वेरिएबल पॉइंट, वो होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा और x1 प्लस आर साइन थीटा। तो आपको किसी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप स्ट्रेट लाइन का भी पढ़ चुके हैं जिसकी आपकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये x, y वेरिएबल पॉइंट था स्ट्रेट लाइन पे इन फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक। उसी तरीके से सर्कल में भी आपने पैरामीट्रिक फॉर्म देखा था जो कि a cos थीटा a sin थीटा के नाम से देखा था। अब बच्चों यहाँ पर जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है सर्कल के स्ट्रेट लाइन के अलावा, अब आपको पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर हमारे साथ लिख सकते हैं एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, any point on parabola of the form y square equal to 4ax is 80 square comma 280। ठीक है ना। we refer to it as the point t। तो बच्चों सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पैराबोला का जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है वो टी के नाम से जाना जाता है, जहां पे टी एक पैरामीटर होता है। यदि कोई पैराबोला के लिए आपसे टी बोलता है, कोई पैरामीटर है, तो इसका मतलब उसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगा वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा, जहां पर टी एक पैरामीटर है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से सर्कल में आप एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट लेट करते थे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, स्ट्रेट लाइन पे लेट करते थे आप कि x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, उसी तरीके से बच्चों यहां पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पैराबोला का जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है उसका पैरामीटर होता है t। दैट मींस अगर हम पैराबोला पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसको हम 80 स्क्वायर कॉमा 280 करके कंसिडर करेंगे, उसको h कॉमा k या a कॉमा b करके कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपके मन में डाउट है ऐसा क्यों करते हैं, तो बच्चों ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने पर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और जल्द ही हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो 80 स्क्वायर कॉमा 280 है ये पैरामीटर होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म होता है पैराबोला का। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। T is a parameter. T is a parameter, that is it varies, that means it varies from point to point। ये पॉइंट से पॉइंट पे वेरी करती है। तो बच्चों ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले आपको तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला कैसे किया जाता है। जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा, दैट इज शो दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट divides a chord, show that the locus of a point that divides a chord of slope 2 of parabola y square equal to 4x internally
in ratio 1:2 is a parabola। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है शो दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ chord of slope 2 of parabola y square equal to 4x internally in the ratio 1:2 is a parabola। तो बच्चों अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके तो सबसे पहले यही समझ में आ रहा है कि आप सबसे पहले क्या करिए, एक पैराबोला का फॉर्मेशन करिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से ही मिलता जुलता होगा, तो वो ग्राफ आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने बना लिया। अब बच्चों कॉर्ड कैसे कहते हैं, जैसे सर्किल की कॉर्ड होती है वैसे कोई पैराबोला भी की भी कॉर्ड हो सकती है, तो पैराबोला की कॉर्ड मैंने जनरली बना दी। लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया था अगर ये कॉर्ड फोकस से पास करेगी तो हम इसको फोकल कॉर्ड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि ये फोकस से पास कर रही है, तो ये एक नॉर्मल सी कॉर्ड हो गई जो मैंने अभी आपके सामने बना दी। अब देखिए बच्चों अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए और क्या क्या डाटा गिवन है। सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये शिफ्टेड पैराबोला नहीं है, इसलिए ओरिजिन यानी इसका वर्टेक्स जहां पर है वो वैसे ही रहेगा। अब यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि शो दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ chord ऑफ स्लोप 2 ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यानी लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है कि इस कॉर्ड का जो स्लोप है वो 2 है। एज वेल एज हम लोग को ये भी दिया है कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है, अब वेरिएबल पॉइंट बच्चों जो भी हम लोग कंसिडर करते हैं वो h k टाइप का आप कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर करते हैं ना ऐसे ही वेरिएबल पॉइंट। तो बच्चों ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये इस कॉर्ड को जिसका की स्लोप 2 है वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। अब बच्चों आपको कंडीशन निकालनी है h k पे, और जब ये कंडीशन निकालेंगे h k पे तो ये कैसी बनेगी कंडीशन, ये एक पैराबोला की कंडीशन बन करके आएगी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कंडीशंस की गई हैं वो कंडीशंस हम लोग यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो पैराबोला है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करेंगे तो आपका 4x बराबर ध्यान से देखिए 4a बराबर 4x, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो यहाँ पर आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x को जब हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब बच्चों यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, लेकिन हम अगर इन दो पॉइंट्स को ए बी और सी डी लेट कर लेते हैं तो हमारे पास चार चार वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा वेरिएबल सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस तो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है और इस पॉइंट का पैरामीटर t2 है। तो बच्चों अगर पैरामीटर t1 है यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, वो है at1 स्क्वायर 2at1, समझ में आया। और अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू डाल देंगे तो ये पैरामीटर हो जाएगा t1 स्क्वायर 2t1। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया a जिसके कोऑर्डिनेट है t1 स्क्वायर 2t1। और अगर हम दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे b तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे at2 स्क्वायर 2at2। अगर हम यहाँ पर a पुट कर देंगे तो हमारे पास फिर से ये वाला भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दिस इज t2 स्क्वायर 2t2। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी पैरामीटर कंसिडर किए। अब हम क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और कोशिश करेंगे जितनी पॉसिबल इक्वेशंस बन पाए उनको बनाएंगे। और सेक्शन फॉर्मूला के अलावा हमें क्या दिया है, इस कॉर्ड का स्लोप दिया है, और सभी बच्चे जानते हैं अगर दो पॉइंट्स पता हो तो हम स्लोप भी तो लिख सकते हैं। तो स्लोप बच्चों क्या होगा इस कॉर्ड का, आप लिखोगे y2 माइनस y1 यानी कि 2t2 माइनस 2t1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दैट मींस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो ये हो गया t2 स्क्वायर, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, दिस इज t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जो स्लोप है आपका वो हो गया 2 टाइम्स t2 माइनस t1, और नीचे बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 हो जाएगा,
इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स बच्चों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। और यहां पर बच्चों थोड़े से आप टर्म्स की और वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि स्लोप आपको पता है 2 है, तो यहां से 2 की वैल्यू अगर हम स्लोप की वैल्यू डाल देते हैं तो यहां से बच्चों आपके पास t1 प्लस t2 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आपने t1 t2 में एक रिलेशन निकाल दिया कि t1 प्लस t2 क्या है आपका 1 है। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला भी लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूले में p के कोऑर्डिनेट हमको लिखने हैं। तो बच्चों आप अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो सेक्शन फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, लेकिन अगर आपको लगाने में यहाँ पे तकलीफ है तो हम इस डायग्राम को दोबारा बना के लगा देते हैं। तो अगर आप दोबारा बना के लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉर्ड लगा लीजिए। कॉर्ड लगाने के बाद आप एक वेरिएबल पॉइंट लिख लीजिए h कॉमा के, और यहाँ पे लिख दीजिए 1:2। यहाँ का पैरामीटर लिख दीजिए क्या है, t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, यहाँ का है t2 स्क्वायर कॉमा 2t2। अब बच्चों अब तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, अब आप t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1 इस रिलेशन को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला इस स्टेज पे सभी बच्चों को पता है। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, लगाने की कोशिश करिए। दिस इज p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, p इस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 इंटू 2t2। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट पहले हम लिख लेते हैं। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट हुआ 1 इंटू t2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू t1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2। और बच्चों y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 1 इंटू 2t2 प्लस 2 इंटू 2t1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता पड़ गए हैं। दिस इज t2 स्क्वायर प्लस 2t1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3। ये बच्चों किसके बराबर होगा, h के। और 2t2 प्लस 4t1 अपॉन 3 ये बच्चों किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा k के। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना होगा, t1 t2 को एलिमिनेट करना होगा और h और k में इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, आपके पास एक रिलेशन है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1। आप एक काम कर लीजिए, t2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए। तो बच्चों यहां पर हम t2 की वैल्यू पुट करेंगे तो t2 की वैल्यू होगी 1 माइनस t1 2 टाइम्स t1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू h। यहां भी t2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस t1 प्लस 4t1 होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू k। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा 1 माइनस 2t1 प्लस 3t1 स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू h। और अगर यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस 2t1 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से t1 जहां से आसानी से निकल सकता है वहां से t1 की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पूरी इक्वेशन आपकी h और k में बन जाएगी। तो बच्चों यहां से जो दूसरा टर्म है k वाला, वहां से t1 की वैल्यू निकलना आसान है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2t1 इज इक्वल टू 3k। तो बच्चों 2t1 कितना आया, वो आया 3k माइनस 2 आया। 2t1 कितना है, 3k माइनस 2, यानी t1 की वैल्यू आई 3k माइनस 2 अपॉन 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू जस्ट आपने अभी निकाली है उसको यहां पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 3k माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स t1 स्क्वायर, यानी 3k माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू h। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, आपके पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो बच्चों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो आपके पास आएगा 4h इज इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 8। और सबसे पहले जब आप इक्वेशन निकाल चुके होते हैं तो आपको क्या करना होता है, h को x कर देना होता है, k को y कर देना होता है। तो बच्चों हम h को x कर देते हैं और जहां जहां k है उसको y पुट कर देते हैं। तो आपको खुद समझ में आएगा कि दिस इज द फॉर्म ऑफ शिफ्टेड पैराबोला। तो बच्चों आप देख सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ शिफ्टेड पैराबोला, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है
और इस पैराबोला की इक्वेशन आप निकाल चुके हैं। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का जो लोकस है h, k का, वो एक पैराबोला ही है, जैसा कि आपने अभी निकाला है। तो बच्चों यहां तक के क्वेश्चन को आप दोबारा रिव्यू कर लीजिए। क्वेश्चन काफी आसान है, ये जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में आ चुका है क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन का रिव्यू आपको कैसे करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, और किस तरीके से आपने स्लोप को यूज किया, कॉर्ड के स्लोप निकाला, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, और T1 T2 को एलिमिनेट करके HK में इक्वेशन बना ली, और HK का जो पाथ है वो रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को। तो बच्चों ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, शिफ्टेड पैराबोला का फॉर्म है ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको रिव्यू कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो बच्चों पैराबोला की फोकल कॉर्ड क्या होती है, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते हैं जिसका नाम होता है y² = 4ax, और उसकी कॉर्ड को देखते हैं, तो उसकी कॉर्ड क्या होती है, जो मैंने बताया, अगर मैं कॉर्ड कह रहा हूं तो वो एक जनरल सी कॉर्ड है, वो फोकस से पास नहीं कह रही है। लेकिन मैं अगर मैं बात करता हूँ फोकल कॉर्ड की, तो फोकल कॉर्ड कहां से पास करेगी, इस पैराबोला की फोकस से पास करेगी, तो उस कॉर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड तो कई सारी हो सकती है, मैंने उसमें से कोई एक फोकल कॉर्ड आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी बनाई है। लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जो कॉर्ड फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, उस कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a। क्या कहते हैं, 4a। तो मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बता रखी है। लेकिन बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल बात को जन्म दे रहे हैं, दैट इज फोकल कॉर्ड। यदि आपके पास फोकल कॉर्ड आती है तो आपको क्या स्टैंडर्ड यूज करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट का पैरामीटर a, इसको b मान लेते हैं, इसका पैरामीटर T1 है, तो दैट मीन्स ये हो गया 81² 281। इसका पैरामीटर T2 है, तो ये हो गया 82² 282। तो सभी बच्चे जानते हैं अगर हम ए बी लाइन की इक्वेशन लिखें तो वो आप सभी लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो कहोगे सर ये तो कोई भी लिख सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन तो सभी बच्चे जानते हैं। वो क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। अब बच्चों ये आपका पॉइंट बन गया x1 y1, और ये पॉइंट बच्चों आपका बन गया x2 y2। तो हमने कहा ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करिए। कहोगे सर हम पुट कर देते हैं, कैसे पुट करेंगे, आपके पास सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, पुट करिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी भी तरह से गलती मत करिएगा। 81² 281 और ये है 82² 282। तो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ लाइन। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन आपने लिख ली होगी होपफुली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब बच्चों ये कॉर्ड पास किससे करती है, दिस इज फोकल कॉर्ड। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ये किससे पास कर रही होगी, पासिस थ्रू a,0 से। तो बच्चों आप क्या करिए, इसको a,0 से पास कराइए। तो बच्चों जैसे आप a,0 से पास कराएंगे तो उसका क्या मतलब हुआ कि जहां पर x है वहां पर a पुट करेंगे, जहां पर y है वहां पर आप 0 पुट करेंगे। तो बच्चों देखिए मैंने जस्ट आपकी स्क्रीन पे अभी उसी सारे टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करता हुआ लिखता चला जा रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों x की जगह a आ गया है, और जहां y था वहां मैंने 0 पुट कर दिया है। तो बच्चों इतने टर्म्स आपके क्रिएट होकर के आ गए। अब बच्चों आप देखेंगे तो यहां पर जो रिलेशन है वो आपको जो नजर आएगा, उस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको T1 और T2 का रिलेशन नजर आएगा। बाकी A वाले टर्म्स जो भी हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब चलो देख लो उसको,
ये देखो a से a कैंसिल हो गया, अब चेक कर लो आराम से, आपको दिख रहा होगा। तो ये बन गया -2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 इंटू a, यहां से कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 माइनस t1 स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें a से a फिर से दोबारा कैंसिल हो गया है, तो यहां से बच्चों अब क्या आया फाइनली, आप कहोगे सर 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा फाइनली वो लिखिए -t1, क्या बचा फाइनली -t1 इज इक्वल टू 1 माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t1 प्लस t2। सभी बच्चे ध्यान दें, जो बचे हुए टर्म है वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आप फिर से देख लीजिए। -t1 इज इक्वल टू 1 माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t1 प्लस t2। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आएगा माइनस का t1 स्क्वायर माइनस का t1 t2 इज इक्वल टू 1 माइनस t1 स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर अब आपको जो रिलेशन दिखाई देगा वो रिलेशन एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा। दिस इज t1 t2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यदि कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड होती है तो उसके दो पैरामीटर आप जो कंसिडर करते हैं t1 और t2, उनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है t1 t2 इज इक्वल टू -1। उनमें क्या रिलेशन होता है? t1 t2 इज इक्वल टू -1, ये रिलेशन होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आप इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, और इस रिलेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो आपको t2 पैरामीटर लेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ कौन सा पैरामीटर लेट करो? t1 पैरामीटर ही लेट करो, उसी से आपका काम चल जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने पॉइंट P को एज्यूम किया है 80 स्क्वायर 280, तो दूसरा पॉइंट जो Q होगा उसको आप क्या लिखोगे? आप लिखो कि t1 t2 इज इक्वल टू -1, यानी जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा उसमें t की जगह क्या पुट कर दोगे? -1/t। क्या पुट करोगे? -1/t। तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा फाइनली वो क्या दिखने लगेगा? वो दिखने लगेगा a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a/t। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई कॉर्ड आपकी फोकल कॉर्ड है तो उसमें t2 पैरामीटर को अलग से एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? t1 के पैरामीटर में ही t2 पैरामीटर जनरेट कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास रिलेशन गिवन है t1 t2 बराबर -1। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि फोकल कॉर्ड के लिए ये केस स्पेशल होता है, क्योंकि वो फोकल कॉर्ड a,0 से जैसे ही पास कराते हैं तो आपके पास ये रिलेशन जनरेट होकर के आ जाता है t1 t2 बराबर -1। इसको यूज करने पर हमारे पास कई सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, हमारे वेरिएबल्स कम हो जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों हम लोग इसी से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को ज्यादा बातें क्लियर होती है। तो पहले इसको रिव्यू कर लीजिए आप आराम से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और हम लोग देखते हैं टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर सभी बच्चे अब आराम से हैंड डाल सकते हैं। टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम टैंजेंट को कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं एक नॉर्मल टेंजेंट को लिखना पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए कितना आसान होता है। टेंजेंट को लिखने के लिए उसकी इक्वेशन आपको बताई गई है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है t इक्वल टू 0। तो सभी बच्चों को पता है कि पैराबोला पे अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है तो बेसिकली वो t बराबर 0 होती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं, उससे आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड पैराबोला का बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आप सभी लोग एक स्टैंडर्ड पैराबोला का डायग्राम बना सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और बच्चों यदि हम इस पे कोई पॉइंट लेते हैं x1 y1 और उसमें अगर हम कोई टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो देखिए बच्चों मैंने आपकी जस्ट स्क्रीन पे एक पॉइंट लिया है x1 y1 और उस पे एक टैंजेंट ड्रॉ की है। तो बच्चों इस टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होती है किसी भी कर्व पे अगर आप टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं किसी पॉइंट पे तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। तो दिस इज t इक्वल टू 0।
तो बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन मैंने जस्ट आपकी स्क्रीन में अभी लिखी है, दैट इज t इक्वल टू 0। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ बातें आपको और भी समझनी पड़ेंगी कि t के लिए मैंने आपको बताया था कि x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 से और y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 बाई 2 से। क्या मैंने आपको ये बताया था? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था जरा सोच के बताइए। यही बताया था? यस, यही बताया था। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई इंटू वाई वन से। तो बच्चों अगर हम इस पैराबोला पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तुम कहोगे सर आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, दिस इज योर कर्व की इक्वेशन। अगर हम इसमें t लिखेंगे इसका तो t कैसे लिखेंगे? y को स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू वाई वन से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एक्स वन बाई टू से। तो बच्चों ये आपकी होगी टैंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, जिसको अगर आप थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। तो बच्चों ये तो एक टैंजेंट की इक्वेशन मैंने तब लिखी है जब मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म को कंसिडर ही नहीं किया है। ये बिना पैरामीट्रिक फॉर्म को कंसिडर किए हुए इक्वेशन लिखी है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म को कंसिडर करेंगे तो हम x1 y1 की जगह क्या करेंगे, हम at स्क्वायर कॉमा 2at लिखेंगे। तो हम टैंजेंट की इक्वेशन फिर उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पैरामीट्रिक फॉर्म में भी इक्वेशन की टैंजेंट यहां लिखना पसंद करेंगे। ओके बच्चों, और साथ में ही अगर आप इस टैंजेंट का स्लोप लिखना चाहते हैं तो टैंजेंट का स्लोप लिखना काफी आसान काम होता है। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन जब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगी 2ax माइनस वाई वाई वन प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों अगर आप इस टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा, स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यानी कि बच्चों जो y x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, 2a है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों, वो माइनस का y1 है। यानी कि टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो होता है 2a बाय y1। यानी अगर आप टैंजेंट का स्लोप लिखना चाहें आगे के लिए तो आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो 2a बाय y1 होगा वो डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, वो डायरेक्टली आपका बन जाएगा स्लोप ऑफ द टैंजेंट। क्या बन जाएगा? स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कभी भी आपको डायरेक्ट लिखना पड़े तो आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। लेकिन अगर आपको नॉर्मल का स्लोप लिखना पड़े तो वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। और नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, वो तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि m1 m2 बराबर -1 होता है। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा माइनस y1 बाय 2a। ओके बच्चों, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को लिखने का कंसेप्ट बिना पैरामीट्रिक फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया एज वेल एज टैंजेंट का स्लोप भी बता दिया। टेंजेंट का स्लोप होता है 2a बाय y1, तो नॉर्मल का स्लोप उसी सेम पॉइंट पे होगा माइनस y1 बाय 2a। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों अगर हम अब अपनी पॉइंट्स सब चेंज करना चाहें, कहने का मतलब ये है अब हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हमें सीखना है, क्योंकि आज के टर्न पे बेसिकली हम लोग बार बार पैरामीट्रिक फॉर्म को ही कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक कॉर्ड को ही देखा, उसके बाद मैंने फोकल कॉर्ड को देखा, उसके बाद अब हम लोग टैंजेंट को देख रहे हैं। लेकिन सब कुछ ये किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास वही स्टैंडर्ड पैराबोला है, अगेन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इसकी x एक्सिस है, ये इसकी y एक्सिस है। अगेन आपने इसमें कोई पॉइंट कंसिडर कर दिया जिसका पैरामीटर t1 है, तो आप लिख सकते हैं 81 स्क्वायर कॉमा 282। यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर नहीं करने हैं, इसलिए आप जनरली लिख लीजिए कि उसका पैरामीटर t है, यानी ये पॉइंट बन गया 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये आपका पैरामीटर बन गया। इसी पैरामीटर पे आपको क्या ड्रॉ करनी है, टैंजेंट। तो याद रखिएगा टेंजेंट हम हमेशा कर्व पे ही लाई करते हैं, क्योंकि टेंजेंट अगर कर्व से बाहर निकल जाएगी तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी। तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो टेंजेंट पे ही लाई करता है। तो बच्चों अब आप क्या कर सकते हैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन अपने अनुसार जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें जल्दी से जल्दी, आप कहेंगे कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट अभी आपने बताया था,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जस्ट आप अगर आप पीछे आपने पढ़ा हो सही से तो टेंजेंट का स्लोप देख लीजिए क्या होता है, 2a by y1। तो दिस इज 2a by y1। y1 की जगह बच्चों क्या है, 2at, यानी कि यहां पर टेंजेंट का जो स्लोप हो गया वो है 1/t। तो बच्चों अगर आपको स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आप लिख सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो आप लिख डालिए। This is y minus y1 is equal to m times x minus x1. This is equation of tangent. तो सभी बच्चों के लिए ये tangent की इक्वेशन लिखना उनके बाएं हाथ का काम है। अब आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा yt minus 2at square is equal to x minus at square। तो बच्चों ये बन जाएगी x minus yt minus at square plus 2at square is equal to 0। तो बच्चों बन गई है x माइनस वाई टी प्लस का ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बन गई, टांजेंट की इक्वेशन, जिसको आप दोबारा रीराइट कर सकते हैं। दिस इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टांजेंट। तो बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन अगर आप चाहें तो t बराबर 0 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्लोप पहले से पता है, पॉइंट पता है, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो आपको जरूर हमारी बात आपके कानों तक पहुंच रही होगी और आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह से दिखाई देती है। This is equation of tangent of parabola. This is equation of tangent of parabola y square equal to 4ax in parametric form. In parametric form. ठीक है बच्चों, आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेकिन यदि आपके मन में अभी भी डाउट है या आप इसको आगे भी करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और बातें भी आपको समझाते हैं। तो बच्चों हम लोग एक कंसेप्ट आपको एक शॉर्ट में और भी बताते हैं, वो आपको डायरेक्टली इसी तरीके से याद करना होगा। जैसे बच्चों आपने एक स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगेन ये आपने पैराबोला अभी अपनी स्क्रीन पे बना लिया। आपने क्या किया, इस पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, यहाँ पे उसका पैरामीटर है t1, तो ये पॉइंट हो गया 81 स्क्वायर कॉमा 281, और यहाँ पे पैरामीटर है t2, तो ये पॉइंट हो गया 82 स्क्वायर कॉमा 282। आपने बच्चों क्या किया, दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ की। तो ये बच्चों पहली टेंजेंट जो आपने ड्रॉ की है, ये मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 81 स्क्वायर कॉमा 281 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, और ये जो दूसरा पॉइंट है मैं उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो बच्चों जब मैं इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखूंगा तो वो इक्वेशन लिखना आपके लिए बेहद आसान काम है। किस तरह से लिखी जाएंगी, सबसे पहले बदले बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप किस तरह से लिखेंगे। ये होगी t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन है बच्चों t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। तो बच्चों मैंने दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख दी है, और आपको जैसा कि डायग्राम से पूरा क्लियर हो रहा होगा कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है ये किसी पॉइंट पे कट भी कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों टेंजेंट्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर आपसे हो चुके तो आप इसको जरूर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर लीजिए। तो बच्चों आप जैसे ही दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करेंगे तो आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा y टाइम्स t1 माइनस t2 इज इक्वल टू ए टी वन स्क्वायर कॉमा ए टी टू स्क्वायर। यानी बच्चों आ जाएगा y टाइम्स t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2
होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि y की वैल्यू आ रही है a टाइम्स t1 प्लस t2। y की वैल्यू आ रही है a टाइम्स t1 प्लस t2। तो होपफुली बच्चों अगर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं तो y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये होता है a t1 t2 टाइम्स a टाइम्स t1 प्लस t2। तो बच्चों ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। ये आगे आने वाले हायर लेवल क्वेश्चंस पे आपको डायरेक्टली हिट करेगा और आप इस क्वेश्चन को फिर जल्दी कर पाएंगे। तो बच्चों हम इस पॉइंट को दोबारा आपको लिखवा देते हैं और लिख देते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the point of intersection of tangents of tangents at t1 and t2 is, तो जो बच्चों पॉइंट है आपका है वो a t1 t2 टाइम्स a टाइम्स t1 प्लस t2। अब बच्चों आप इस बात को रिव्यू कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप खुद से भी निकाल लीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं।